एक अजीब सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए एक मॉलिक्यूल है जिसके सेंटर में एक एटम फंसा हुआ है, मतलब चारों तरफ से भीड़ से घिरा हुआ है। लॉजिक तो यही कहता है कि उस तक पहुंचना मुश्किल होगा, इसलिए वो कंपाउंड कम रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ खास सिचुएशंस में यही भीड़ उस कंपाउंड को और भी ज्यादा रिएक्टिव बना देती है। और यही पैराडॉक्स, यही अजीब सी बात आज की हमारी गहरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। हम हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स यूनिट से एक ऐसी बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो देखने में सिंपल लगती है पर है बहुत पावरफुल। क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन। सच कहूं तो जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था, मुझे लगा ये बस एक बुक कीपिंग एक्सरसाइज है, चीजों को साफ सुथरे डब्बों में डालना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। पर आप कह रहे हैं कि एक पावरफुल टूल है। इस सिंपल सी ग्रुपिंग में इतनी प्रिडिक्टिव पावर आती कहां से है? इसकी पावर इस बात में है कि ये हमें मॉलिक्यूल के सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बताती है। सिर्फ एक नज़र डालकर आप उसके रिएक्शन का पूरा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक बार आपने कंपाउंड को क्लासिफाई कर लिया तो आप तुरंत बता सकते हैं कि वो SN1 रिएक्शन देगा या SN2। ये एग्जाम्स में नंबर बचाने से लेकर लैब में आगे जाकर नए मॉलिक्यूल्स डिजाइन करने तक हर चीज के लिए क्रूशल है। तो चलिए इस सोशल एनवायरनमेंट की तह तक चलते हैं, बिल्कुल शुरू से। ये क्लासिफिकेशन आखिर है क्या और हम इसे आम शब्दों में कैसे समझेंगे? बिल्कुल सरल शब्दों में, क्लासिफिकेशन हैलो एल्केन्स को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, जिस कार्बन एटम से हैलोजन जुड़ा है वो खुद कितने और कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर वो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी यानी 1 डिग्री है। सिंपल, एक पड़ोसी कार्बन मतलब प्राइमरी एकदम। अगर वो कार्बन 2 और कार्बन एटम से जुड़ा है तो सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, और अगर 3 और कार्बन एटम से तो टर्शरी यानी 3 डिग्री। हम हाइड्रोजन या किसी और चीज को नहीं गिनते, सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी कार्बन्स को। तो ये तो आसान लग रहा है। इसका मतलब अगर मुझे इसका एक एग्जाम परफेक्ट डेफिनेशन देना हो तो वो क्या होगा? उसके लिए एक एंकर डेफिनेशन है जो हमेशा काम आएगी। अ प्राइमरी 1 डिग्री हेलो एल्केन हैज द हेलोजन बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम दैट इज कनेक्टेड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम। अ सेकेंडरी 2 डिग्री हेलो एल्केन has the halogen on a carbon connected to 2 carbon atoms. A tertiary 3 degree haloalkane has the halogen on a carbon connected to 3 other carbon atoms. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कौन सी आम गलतीफहमी है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है? वो कौन सा ट्रैप है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं? सबसे बड़ा ट्रैप ये सोचना है कि सारे हैलोएल्केन्स एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि बस हैलोजन को हटाकर कुछ और लगा देना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रिएक्शन का रास्ता वो हैलोजन अकेला तय नहीं करता। उस कार्बन का टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी ही असली डायरेक्टर है जो रिएक्शन के पूरे पाथवे को कंट्रोल करता है। यही इस कॉन्सेप्ट का दिल है। अब यहाँ पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। इसे आसान बनाने के लिए इसे किसी रियल वर्ल्ड सिचुएशन से जोड़ सकते हैं। कोई एनालॉजी? हाँ, इसके लिए एक बेहतरीन एनालॉजी है, द डिलीवरी सर्विस मॉडल। सोचिए कि एक न्यूक्लियोफाइल एक केमिकल पैकेज डिलीवर करने जा रहा है कार्बन एटम को। तो एक प्राइमरी 1 डिग्री हैलोएल्केन एक ऐसी जगह पैकेज डिलीवर करने जैसा है जो एक डिटैच्ड हाउस हो, बिल्कुल खुली सड़क पर। डिलीवरी पर्सन यानी हमारा न्यूक्लियोफाइल आसानी से पीछे के दरवाजे तक जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई भीड़ नहीं। बिल्कुल साफ रास्ता, पीछे से अटैक करना आसान। SN2 रिएक्शन के लिए परफेक्ट सिचुएशन, समझ गई। और सेकेंडरी हैलोएल्केन एक टाउन हाउस में डिलीवरी जैसा है। थोड़ा भीड़भाड़ है, पड़ोसी हैं, कार पार्किंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है पर थोड़ी मेहनत लगेगी, रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक है। ठीक है, थोड़ी रुकावट। तो मैं टर्शरी का तो अब अनुमान लगा सकती हूँ, वहां तो पूरा ट्रैफिक जाम होगा। बिल्कुल सही अनुमान। टर्शरी हैलोएल्केन एक बड़े हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के ठीक बीच में पैकेज पहुंचाने जैसा है। चारों तरफ दीवारें हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और लोगों की भीड़ है। न्यूक्लियोफाइल के लिए वहां तक सीधे पीछे से पहुंचना लगभग नामुमकिन है। केमिस्ट्री में इस भीड़ भाड़ को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से जानते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस। राइट, स्टेरिक क्राउडिंग। और ये सिर्फ हेलोएल्केन्स तक सीमित नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है।
एंजाइम्स में एक्टिव साइट्स से लेकर प्रोटीन फोल्डिंग तक हर जगह मॉलिक्यूल्स के इस पर्सनल स्पेस का ख्याल रखा जाता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्स ने बनाया ही क्यों? ऐसी क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या थी? जरूरत थी रिएक्टिविटी को प्रिडिक्ट करने की, बिना बार बार मेहनत करके एक्सपेरिमेंट किए। 1930s में क्रिस्टोफर इंगोल्ड जैसे केमिस्ट्स ने SN1 और SN2 रिएक्शंस के बीच के इस फर्क को समझाया। उन्होंने देखा कि कार्बन का टाइप ही रिएक्शन के मैकेनिज्म और उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। ये क्लासिफिकेशन उसी रिसर्च का नतीजा है। आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाइयां बनाने से लेकर पॉलीमर इंडस्ट्री में नए मटेरियल्स डिजाइन करने तक सभी इस सिंपल से रूल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस स्टेरिक क्राउडिंग को और आसानी से महसूस करने के लिए एक मेंटल मूवी बनाते हैं। अगर आंखें बंद करके इसे इमेजिन करना हो तो कैसे करेंगे? बिल्कुल। पिक्चर अ पर्सन सिटिंग एट अ टेबल। उसके 4 हाथ हैं जो कार्बन के 4 बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक हाथ में उसने हैलोजन पकड़ा हुआ है। अब प्राइमरी केस में वो पर्सन एक लंबी बेंच के कोने में आराम से बैठा है। उसका हैलोजन वाला हाथ बिल्कुल खुला है, आसपास कोई नहीं। एक दूसरा पर्सन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, आराम से आकर उस हाथ को पीछे से टैप कर सकता है। बैक साइड अटैक। इजी एक्सेस, क्लियर पाथवे। अब इस मूवी का क्लाइमैक्स, टर्शली का केस, यहाँ क्या हो रहा है? टर्शरी केस में वही पर्सन अब 3 और लोगों से घिरा हुआ बैठा है। उसका हैलोजन वाला हाथ उन लोगों के बीच में फंसा हुआ है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल को उस तक पहुंचना है तो उसे इस पूरी भीड़ से लड़ना पड़ेगा। और याद रखिए, SN2 रिएक्शन की शर्त यह है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा 180 डिग्री यानी पीछे से अटैक करता है। इस 3 डिग्री केस में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भीड़ ने रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। बेहतरीन विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो 1 डिग्री और 3 डिग्री के एक्सट्रीम्स तो समझ आ गए। एक SN2 के लिए सुपर हाईवे है, दूसरा डेड एंड। लेकिन उस टाउन हाउस का क्या जो बीच में फंसा है? सेकेंडरी हैलो एल्केन्स, वो कहाँ जाते हैं? उनका रास्ता कौन डिसाइड करता है? और यहीं पर केमिस्ट्री का असली मजा शुरू होता है। सेकेंडरी हैलो एल्केन्स एक बैटल ग्राउंड है। यहाँ SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म्स आपस में कंपीट करते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ मॉलिक्यूल कंफ्यूज रहता है। इसका नतीजा इस बात पर डिपेंड करता है कि आसपास के हालात कैसे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन अकेले सब कुछ डिसाइड नहीं करती। हाँ, और भी फैक्टर्स हैं जो पिक्चर में आते हैं। जैसे कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग है। अगर एक बहुत ही स्ट्रांग एग्रेसिव न्यूक्लियोफाइल है तो वो भीड़ को चीरता हुआ SN2 कर सकता है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल कमजोर है तो वो इंतजार करेगा कि हैलोजन खुद निकल जाए और कार्बोकैटायन बने, यानी SN1 का रास्ता लेगा। इसके अलावा सॉल्वेंट का टाइप, पोलर प्रोटेक या एप्रोटेक, भी इस डिसीजन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो 2 डिग्री के केस में क्लासिफिकेशन हमें पॉसिबिलिटी बताती है, सर्टेनिटी नहीं। तो इसका मतलब 2 डिग्री हैलो एल्केन्स सबसे वर्सेटाइल हैं। कंडीशंस बदलकर हम उन्हें SN1 या SN2 दोनों में से किसी भी रास्ते पर भेज सकते हैं। ये तो सिंथेटिक केमिस्ट्री में बहुत काम की चीज होगी। बिल्कुल, यही वजह है कि 2 डिग्री हैलो एल्केन्स को समझना इतना जरूरी है। वो हमें सिखाते हैं कि केमिस्ट्री हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। अक्सर सबसे इंटरेस्टिंग चीजें ग्रे एरियाज में होती हैं। ठीक है, तो अब जब हमने थियोरी, एनालॉजी और इस ग्रे एरिया को समझ लिया है, इसका लैब में क्या असर दिखता है? क्योंकि आखिरकार केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स के बारे में है। लैब में इसका असर बिल्कुल साफ और ड्रामेटिक होता है। अगर हम 1-ब्रोमोप्रोपेन, जो कि एक 1 डिग्री हैलो एल्केन है, लेते हैं और उसमें एक्वस KOH डालते हैं, तो रिएक्शन पलक झपकते ही बहुत तेजी से SN2 के थ्रू हो जाता है। हैलोजन आसानी से रिप्लेस हो जाता है। क्योंकि वो हमारा डिटैच्ड हाउस वाला केस है, पीछे का दरवाजा पूरा खुला है, न्यूक्लियोफाइल के लिए कोई ट्रैफिक नहीं। एकदम। लेकिन जब हम टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि एक 3 डिग्री हैलो एल्केन है, के साथ सेम रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ अलग ही होता है। वहां SN2 तो हो ही नहीं सकता स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। तो मॉलिक्यूल एक अलग रास्ता चुनता है। पहले ब्रोमीन एटम धीरे धीरे निकलता है और एक कार्बोकेटायन बनाता है। इसलिए रिएक्शन शुरू में बहुत स्लो होता है और फिर कार्बोकेटायन बनने के बाद फास्ट हो जाता है। पूरा मैकेनिज्म ही बदल गया। फैसिनेटिंग। तो क्लासिफिकेशन ने सिर्फ स्पीड नहीं, रिएक्शन का पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया। टेक्नोलॉजी में स्टेरिक क्राउडिंग का कोई आम एग्जाम्पल है जिसे हम रोज देखते हैं? बिल्कुल है, और एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पुराने रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में यूज होने वाला फ्रियॉन या CFC12। उसका फॉर्मूला है CF2Cl2।
आप देखेंगे कि इसमें कार्बन एटम 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन एटम से जुड़ा है। ये एक फुली हैलोजनेटेड, बहुत ही क्राउडेड कंपाउंड है। इसका मतलब वहां भी स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसका कार्बन एटम इन बड़े हैलोजन एटम से इतना घिरा हुआ है कि वो नॉर्मल कंडीशंस में बिल्कुल इनर्ट यानी नॉन रिएक्टिव रहता है, किसी भी चीज से आसानी से रिएक्ट नहीं करता। यही इनर्टनेस उसकी अच्छी बात भी थी, और बाद में ओजोन लेयर के लिए सबसे बुरी बात भी साबित हुई, क्योंकि वो इतना स्टेबल और नॉन रिएक्टिव था कि वो बिना टूटे स्ट्रैटोस्फेयर तक पहुंच गया, जहां यूवी रेज ने उसे तोड़ दिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसकी रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी और इम्पैक्ट को डिसाइड करता है। प्रिसाइजली। ये क्लासिफिकेशन हमें ऐसी प्रॉपर्टीज को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझने में मदद करती है। यही तो वो काउंटर इंट्यूटिव बात है जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी। मैं अभी भी उस पैराडॉक्स पर फंसी हुई हूँ। 3 डिग्री कंपाउंड जिसमें हैलोजन इतना घिरा हुआ है, वो हमेशा सबसे कम रिएक्टिव होना चाहिए, पर हमने अभी देखा कि वो SN1 में रिएक्ट करता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है और इसे क्लियर करना सबसे जरूरी है। जब हम कहते हैं रिएक्टिविटी, तो हमें सवाल पूछना चाहिए, किस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी? हाँ, 3 डिग्री हैलो एल्केन्स SN2 रिएक्शन के लिए बहुत बहुत स्लो हैं, प्रैक्टिकली अनरिएक्टिव हैं, लेकिन वो SN1 रिएक्शन के लिए सबसे फास्ट होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अगर भीड़ SN2 को रोक रही है, तो वो SN1 को फास्ट कैसे बना सकती है? क्योंकि दोनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म अलग है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचना पड़ता है, SN1 में न्यूक्लियोफाइल इंतजार करता है। उसका पहला स्टेप होता है हैलोजन का निकलना और एक कार्बोकेटायन का बनना। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन अपने 3 कार्बन पड़ोसियों के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट के सपोर्ट की वजह से बहुत स्टेबल होता है। उसकी स्टेबिलिटी एक रॉक स्टार जैसी है जिसके 3 बॉडीगार्ड्स हों। अच्छा, तो 3 डिग्री हैलो एल्केन आसानी से अपना हैलोजन छोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कि उसके बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बहुत स्टेबल और आराम से रहेगा। एकदम सही। इसलिए रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा या कम नहीं होती, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि हम कौन सा रिएक्शन पाथवे देख रहे हैं। 3 डिग्री हैलो एल्केन्स SN2 के लिए स्लो हैं, पर SN1 के लिए सबसे फास्ट, और 1 डिग्री हैलो एल्केन्स SN2 के लिए फास्ट हैं, पर SN1 के लिए ना के बराबर, क्योंकि उनका 1 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल होता है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एग्जाम सेफ तरीके से लॉक कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला और बुनियादी रूल, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का आधार क्या है? हम क्या काउंट कर रहे हैं? जरूर, ये पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट, क्लासिफिकेशन हमेशा उस कार्बन के पड़ोसी कार्बन एटम्स पर डिपेंड करता है जिस पर हैलोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन एटम्स या किसी और ग्रुप को काउंट नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, फोकस सिर्फ कार्बन नेबर्स पर। गॉट इट। दूसरा पॉइंट जो SN2 को ब्लॉक करता है। दूसरा पॉइंट, 3 डिग्री हैलो एल्केन्स SN2 रिएक्शन इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि 3 बड़े कार्बन ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल का रियर साइड अटैक ब्लॉक कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्टेरिक क्राउडिंग। एग्जाम में ये टर्म लिखना आपके आंसर को बहुत स्ट्रांग बनाता है। स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो SN1 का रास्ता खोलता है। तीसरा पॉइंट, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमेशा याद रखें। 3 डिग्री सबसे स्टेबल है, उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल। यही वजह है कि 3 डिग्री हैलो एल्केन्स आसानी से SN1 रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उनका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन इतना अनस्टेबल है कि वो बनता ही नहीं, इसलिए 1 डिग्री हैलो एल्केन्स SN1 के रास्ते से जाना पसंद नहीं करते। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। सबसे पहले, हैलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हैलोजन वाला कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा है। बिल्कुल, और क्लासिफिकेशन का आधार कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं। ये एक बुनियादी सच है जिसे भूलना नहीं है। दूसरी बात, इसे याद रखने के लिए डिलीवरी सर्विस की एनालॉजी सबसे बेहतरीन है। 1 डिग्री मतलब एक खुला डिटैच्ड हाउस जहां बैक साइड अटैक आसान है, और 3 डिग्री मतलब एक भीड़ भाड़ वाला अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जहां स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना मुश्किल है। हाँ, ये स्टेरिक क्राउडिंग को विजुलाइज करने का एक शानदार तरीका है। और सबसे जरूरी टेक अवे, ये क्लासिफिकेशन रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करने का सबसे पावरफुल टूल है।
1 डिग्री कंपाउंड्स भीड़ न होने के कारण SN2 पसंद करते हैं और 3 डिग्री कंपाउंड्स स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की वजह से SN1 पसंद करते हैं। रिएक्टिविटी रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं। एकदम सही। यही इस पूरे टॉपिक का सार है। लेकिन इससे एक और दिलचस्प सवाल उठता है। ये क्लासिफिकेशन हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रिडिक्ट करने में मदद करता है, पर सोचिए अगर हम कंडीशंस बदल दें, जैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ा दें या एक स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करें। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एक मॉलिक्यूल हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही करेगा या वो कोई बिल्कुल अलग रास्ता, जैसे कि एलिमिनेशन, चुन सकता है? और उसकी 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री क्लासिफिकेशन उस चॉइस को कैसे प्रभावित करेगी?